तो इस वक्त में स्वागत है आप सभी का। और सबसे पहले इस वक्त पे देखेंगे क्या है इस समय की हेडलाइंस। भारत दौरे पर दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यूंग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से की मुलाकात। द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा जारी। भारत दक्षिण कोरिया की रणनीतिक साझेदारी को मिला नया मुकाम। तेईस अप्रैल को मतदान के लिए चुनाव प्रचार हुआ और प्रचंड। पश्चिम बंगाल में आज नितिन नवीन और जेपी नड्डा ने संभाली कमान। तमिलनाडु में राहुल गांधी करते दिखेंगे प्रचार। महिला आरक्षण पर सियासी संग्राम। पीएम मोदी का विपक्ष पर महिला विरोधी होने का वार। टीएमसी ने महिलाओं की भूमिका से विकास का किया दावा। बीजेपी का सवाल, फिर क्यों चूका विपक्ष। बंगाल और तमिलनाडु में गरमाया ये मुद्दा। यूपी में इंडी गठबंधन की नई बिसात। सपा और कांग्रेस में फिर एका होने के संकेत। बीजेपी का हमला, कहा मजबूरी के साथ पर जनता को नहीं है भरोसा। और पहलगाम हमले की पहली बरसी, फिर छलका पीड़ितों का दर्द। आतंकियों को न बख्शने की गूंज। धर्म पूछकर 25 पर्यटकों की हत्या की याद ताजा। बरसी के मौके पर कश्मीर में बढ़ी चौकसी। तो सबसे पहले बात करेंगे चुनावी संग्राम में महिला आरक्षण पर आर पार की लड़ाई। जी बिल्कुल, ये चुनावी संग्राम भी है और महिला आरक्षण पर जो इस वक्त रार है वो तमिलनाडु से लेकर पश्चिम बंगाल में विशेष तौर पर देखी जा सकती है। और महिला आरक्षण संशोधन विधेयक के गिरने के बाद राजनीतिक दल इस मुद्दे को लेकर आम लोगों के बीच जा रहे हैं। बीजेपी के नेता तमिलनाडु और बंगाल में चुनावी सभाओं में इस ऐतिहासिक रिफॉर्म की भ्रूण हत्या का आरोप विपक्ष के नेताओं पर लगा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने भी ऐसा ही कहा है। रविवार को पश्चिम बंगाल के चुनावी सभाओं में प्रधानमंत्री मोदी ने टीएमसी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों को जिम्मेदार ठहराते हुए जोरदार हमला बोला। पीएम ने विशेषकर टीएमसी को निशाने पर लेते हुए कहा कि उसने कांग्रेस के साथ साजिश रचकर बंगाल की बहनों के साथ एक और धोखा किया है। हालांकि ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के इस दावे को खारिज कर दिया कि टीएमसी महिला आरक्षण के खिलाफ है या उसने बिल को रोकने की कोशिश की। टीएमसी का दावा है कि उन्होंने सबसे ज्यादा महिलाओं को लोकसभा में भेजा है, लेकिन सीटें बढ़ने के बावजूद महिला आरक्षण के विरोध की कोई ठोस वजह पार्टी के पास नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने तमिलनाडु के पांगनेरी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए परिसीमन से जुड़े हालिया संसदीय घटनाक्रम को लेकर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि यह कदम तमिलनाडु समेत दक्षिण राज्यों के संसदीय प्रतिनिधित्व को कम करने की एक छिपी हुई रणनीति का हिस्सा है। सवाल यह है कि जब परिसीमन संशोधन बिल में दक्षिण के राज्यों को अधिक सीटें बढ़ने की संभावना थी, फिर ये उत्तर दक्षिण का भ्रम क्यों। मोदी ने पश्चिम बंगाल में महिलाओं से परिवर्तन का आह्वान करते हुए टीएमसी ने उनके साथ जो विश्वासघात किया है, इसके लिए महाजंगल राज वाली टीएमसी सरकार को महासजा मिलनी चाहिए, यह कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। पीएम मोदी ने आगे कहा कि टीएमसी आदिवासी बहन बेटियों से भी बहुत नफरत करती है। भाजपा ने पहली आदिवासी राष्ट्रपति देश को दिया, लेकिन टीएमसी ने आदिवासी बेटी द्रौपदी मुर्मू के सामने अपना अलग उम्मीदवार उतार दिया था। आरोप प्रत्यारोप के इस चुनावी दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का झालमुड़ी खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तूफान मचा रहा है। मैं बंगाली कहते हुए लोग झाड़ग्राम में प्रधानमंत्री के झालमुड़ी खाने के वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर की बाढ़ ला रहे हैं। और जैसे ही ये वीडियो तेजी से फैलने लगा, दबाव में आकर तृणमूल कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के झालमुड़ी खाने को आदिवासी विरोधी करार दे दिया। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि प्रधानमंत्री के झालमुड़ी खाने के कारण ही झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी कल्पना सोरेन का हेलीकॉप्टर झाड़ग्राम में उसको आने की अनुमति नहीं मिली। चुनावी संग्राम में सियासी दलों को अपने नैरेटिव को आगे बढ़ाना है, लेकिन नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च यानी NCAER की हालिया स्टडीज और शोध पत्रों में महिला कार्यबल भागीदारी और नीति निर्माण में उनकी भूमिका सियासी दलों को आईना दिखा सकती है।
रिपोर्ट के मुताबिक एनसीएईआर में भारत में महिला कार्यबल की संभावनाओं को उजागर करने वाला एक शोध पत्र प्रकाशित किया है और इस शोध के मुताबिक जब नीति निर्माण में महिला भागीदारी बढ़ती है तो स्वास्थ्य और शिक्षा पर सार्वजनिक खर्च में वृद्धि होती है। यह अध्ययन बताता है कि महिला आरक्षण सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है बल्कि बेहतर सामाजिक आर्थिक विकास का साधन है। सवाल यह है कि जब मौजूदा समय में एक व्यक्ति एक वोट एक वैल्यू का संकल्प फीका पड़ा है, 1971 के बाद अगर संसदीय क्षेत्र का परिसीमन नहीं हुआ है तो जाहिर है देश में मतदाताओं की संख्या में काफी भिन्नता आई है। किसी राज्य का प्रतिनिधित्व कम हुए बगैर अगर परिसीमन से आधी आबादी को संसद में प्रतिनिधित्व का मौका मिलता है तो इसमें किसी को खोने का भय सिर्फ राजनीतिक ही हो सकता है। तो अगर महिलाओं को 50% आरक्षण मिल जाएगा और महिलाओं की संख्या बढ़ जाएगी संसद में, तो इसमें किसी को खोने का भय क्या हो सकता है? जाहिर तौर पर यह भय सिर्फ राजनीतिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि टीएमसी और कांग्रेस नहीं चाहते कि महिला आरक्षण बिल पास हो। नहीं चाहती थी कि बंगाल की बेटियां ज्यादा संख्या में एमएलए बने, ज्यादा संख्या में एमपी बने, क्योंकि बंगाल की बेटियां इनके महाजंगल राज को चुनौती दे रही है। इसलिए टीएमसी ने कांग्रेस के साथ मिलकर साजिश रची और इन्होंने महिलाओं के लिए 33% सीट सुरक्षित रखने का कानून नहीं बनने दिया। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले सरकार बहुत ही खतरनाक बिल पास करवाने वाली थी। Hidden behind the women's bill was a delimitation bill that would change the constituencies of India. What they wanted to do was reduce the number of seats of southern states, of northeastern states, and of smaller states, and fundamentally change the balance of power in India. आपने सुना कि किस तरह से यह कहा गया था कि किस राज्य की कितनी सीटें बढ़ेंगी और हर जगह एक समान 50% सीटें बढ़ाई जाएंगी। तो फिर यह कहना भ्रम फैलाना नहीं हुआ कि अगर यह कहा जाए कि साउथ में सीटें कम कर दी जाएंगी। बार बार गृह मंत्री की तरफ से और प्रधानमंत्री की तरफ से इस बात को साफ किया गया था और बार बार यह बात बताई जा रही थी। बहरहाल महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने महिला आरक्षण बिल विरोधी पार्टियों को महिला विरोधी बताया। पार्टियां बोलती कुछ है, करती कुछ है। एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। इस प्रकार से राहुल गांधी है, इस प्रकार से ये सारे नेता है, अपने चेहरे पर कई चेहरे इन्होंने लगाए हुए। ये महिला विरोधी है। इन्होंने विरोध करके, मैं आज दावे के साथ कहता हूं कि अगर एनडीए के पास 2/3 मेजॉरिटी होती तो ये सब समर्थन में उतर जाते। उनको ये पता था। 2023 में भी उन्होंने समर्थन क्यों दिया? क्योंकि तब एनडीए के पास ही 2/3 मेजॉरिटी थी, इसलिए उस समय समर्थन दिया। और वही विधेयक कोई उल्टा वो जल्दी लागू हो, इसलिए वो संविधान संशोधन अभी आया तो उसको विरोध किया। ये महिला विरोधी है। हम लोग पूरे देश में और महाराष्ट्र में इसके खिलाफ अलग जगाएंगे। और टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि हमारी पार्टी में हर स्टेज पर महिला आरक्षण बहुत ज्यादा है। हमारा जो पार्टी का पॉलिसी है, हर स्टेज में, स्टार्टिंग फ्रॉम पंचायत या म्यूनिसिपैलिटी, कॉरपोरेशन, असेंबली, पार्लियामेंट, लोकसभा, राज्यसभा, हर स्टेज में वुमेन पार्टिसिपेशन इतना है, वो देश का 1 नंबर है। तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बिल के बारे में बाद में सोचिए, पहले आपका खुद का पार्टी में करके दिखाइए। और इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ मोहम्मद एहतशामुल हक,
जो कि टीएमसी के नेता हैं, राजनीतिक विश्लेषक भी हैं और टीएमसी के विचारों के समर्थक जाहिर तौर पर माने जाते हैं। तो टीएमसी का पक्ष रखेंगे मोहम्मद एहतशामुल हक साहब, बहुत स्वागत है आपका। इसके साथ ही साथ विनोद मिश्रा हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं, सौरभ दत्ता हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। आप दोनों लोगों का स्वागत। और थोड़ी देर में बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से, दरअसल नेटवर्क इश्यूज़ की वजह से वो जुड़ नहीं पा रही हैं, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। तो इस चर्चा की शुरुआत करें। विनोद मिश्रा जी, आपने अभी हमारी रिपोर्ट देखी और उसमें ये भी देखा कि किस तरह से अगर महिलाएं सत्ता में भागीदार हों तो किस तरह से सामाजिक आर्थिक विकास की जो गति है वो तेज़ हो जाती है। और वजह इसकी सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक भी हो सकती है। अगर हम कहें कि महिलाओं को आरक्षण मिलेगा तो देश का जो विकास है वो और तीव्र हो सकेगा। लेकिन राजनीति इतनी हावी रही कि महिलाओं को जो उनका हक हकूक मिलना था वो नहीं मिल सका। निखिल, बस अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अभी भी पश्चिम बंगाल में जब इलेक्शन में आप देखेंगे ममता बनर्जी के तीनों टर्म में, तो सबसे ज्यादा वोट उनका महिलाएं का ही मिलता है। तो ये ममता बनर्जी को पता है कि महिलाओं का जो प्रचंड वोट है उनको मिलता रहा है, और ये मिलता रहा है। उसके पीछे जो टीएमसी के नेता हैं वो इसकी वजह बताते हैं, लक्ष्मी भंडार योजना को देते हैं क्रेडिट। तो अगर एक पार्टी को पता है कि लक्ष्मी भंडार योजना से हम महिलाओं के वोट ले लेते हैं तो महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने का क्या मतलब रह जाता है। तो ये तो टीएमसी के तर्क हो गए। रही बात कि कम से कम ये पूरा का पूरा अभी पश्चिम बंगाल के इलेक्शन का अगर आप एजेंडा देखेंगे तो पिछले 3 बार का जो इलेक्शन हम लोगों ने देखा है टीएमसी का पश्चिम बंगाल में, उस समय में टीएमसी का अपना एजेंडा होता था, माँ माटी मानुष का। आज वो एजेंडा सिर्फ बीजेपी के एजेंडे पे ही वो जवाब देने में पूरे के पूरे टीएमसी, कांग्रेस और सीपीआई सारे पॉलिटिकल पार्टी वहां लगे हुए हैं। तो ये पूरी लड़ाई जो है बीजेपी बनाम ऑल का, ये इस बार की लड़ाई को दिलचस्प बना दिया है जी। दिलचस्प इतना बना दिया है कि सौरभ आपको बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी झारग्राम में एक भुजा के दुकान पे क्या गए कि अब उनको अपने माँ माटी मानुष पे खतरा लगने लगा है। ये आप देखिए कि बंगाल बिहार में ये झाल मुढ़ी का ये काफी प्रचलन है। ममता बनर्जी पिछले साल तक में तो झाल मुढ़ी खा के लोगों को बताती थी कि भाई हम झाल मुढ़ी खाने वाले लोग हैं, ये सारे लोग बाहरी हैं। और जब आप प्राइम मिनिस्टर खुद पहुंचे हैं झाल मुढ़ी के दुकान पे और वो खा रहे हैं तो आप देखिए वहां के स्थानीय लोगों में वो प्रसन्नता। तो ये माटी की जो खुशबू है, ये माटी के खुशबू में अगर आज देश का प्रधानमंत्री वहां सीधे दुकान पे जाके वहां संवाद करके वहां स्थानीय लोगों से बात करते हुए झाल मुढ़ी खा रहे हैं, तो ये इसका तर्क क्या दिया गया है। अब इसका जवाब अब दे रहे हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता हेमंत सोरेन के को यहां आने नहीं दिया गया, ये आदिवासी का अपमान है। तो सीधा सवाल है कि इस बार जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने महिला आरक्षण के बिल को फेल होने का जो वजह बताया है और लोगों के सामने में रखा है, मुझे लगता है कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नैरेटिव्स बदल गए हैं, उनके सुर बदल गए हैं, ताल बदल गए हैं। ठीक है, तो इससे पहले कि मोहम्मद एहतशामुल हक से इस बात का जवाब लें, मैं सौरभ के पास आना चाहूँगा। सौरभ, थोड़ा ग्राउंड रिपोर्ट हमको बताएंगे, क्या बीजेपी वर्सेस ऑल चल रहा है और ये सच है कि माँ माटी मानुष और अपने मुद्दों के साथ में विकास की तमाम बात होती थी और दूसरी भी बात होती थी पश्चिम बंगाल में, इस बार के चुनावों में बात वो सारी कहीं जिसको कहते हैं कि दूर चली गई है, विकास की बात नहीं हो रही, या तो चुनाव आयोग से जुड़े हुए एसआईआर की बात होती है या फिर बीजेपी अगर कोई एजेंडा उठाती है तो उसके जवाब की बात होती है। और करेंगे जो बीजेपी कर रहा है उसको काउंटर करने पे टीएमसी मजबूर हो रहा है, ये नैरेटिव सेट हो रहा है। अगर आप देखेंगे बीजेपी पर आया 15 मुद्दे पर टीएमसी को घेरा गया, कानूनी व्यवस्था, उद्योगहीनता, बेरोजगारी, नारी सुरक्षा, तो उसको काउंटर 15 मुद्दों पर काउंटर करने के बजाय टीएमसी ने कहा क्या, टीएमसी ने कहा हमने सब कर दिया और उन्होंने पूरा रुख चुनाव आयोग के तरफ कर दिया। और उन्होंने ये भी कहा, ममता बनर्जी खुद कहा कि ये उनका खुद का एडमिशन है ऑन स्टेज है पब्लिक रैली से कि इस बार की हम लड़ाई चुनाव आयोग से लड़ रहे, भाजपा से नहीं, चुनाव आयोग से लड़ रहा है। तो एक तरह से वो चुनाव आयोग के ही अपना ओपोनेंट मानकर ये लड़ाई लड़ रही है। ऊपर से ये जो झालमुड़ी का जो एपिसोड हुआ कल, उसके बाद से टीएमसी के तो टीएमसी से लेकर टीएमसी के हर बड़े छोटे नेता को थोड़ा मिर्ची तो लगा है, ये तो बात तो साफ है। और ऐसा मिर्ची लगा है
कि टीएमसी एक नैरेटिव बोल रही है और उनकी जो लीडर है, सुप्रीमो है ममता बनर्जी, वो कुछ और बोल रही है। टीएमसी ने कल नैरेटिव सेट किया था कि हेमंत सोरेन और उनकी वाइफ आ नहीं पाई प्रधानमंत्री की वजह से, तो ये झालमुड़ी एपिसोड आदिवासी विरोधी है। आज ममता बनर्जी रैली से कहा है कि ये सब नाटक है, प्रधानमंत्री के जेब में 10 रुपया होता है क्या, ये सब पहले से सेट किया हुआ है। लेकिन ये जो तर्क है, इस तर्क को क्यों ममता बनर्जी को खुद इसको काउंटर करना पड़ रहा है? क्योंकि टीएमसी ने ही ये नैरेटिव सेट किया है कि बीजेपी बाहरी पार्टी है, आएगा तो मछली नहीं खाने देगा। अब उसी बीजेपी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर खुद बंगाल के किसी रास्ते पे आते हैं, देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं चलकर, वहां के आसपास में लोग हैं और उनके बीच वो बातें करते हैं, झालमुड़ी लेते हैं। और झालमुड़ी सिर्फ यहाँ पे एक खाना नहीं, झालमुड़ी की एक ठोंगे पर हर एक बड़ा मसला यहाँ पे सुलझ जाता है। दादा जानते हैं, दादा टीएमसी की तरफ से बोलेंगे, दादा जानते हैं कि झालमुड़ी का अहमियत क्या है बंगाल में, और बंगाल में एक कॉइनेज ही है झालमुड़ी पॉलिटिक्स। तो इस बार झालमुड़ी पॉलिटिक्स का मिर्ची टीएमसी को लगी, ये बात तो तय है। ठीक है मोहम्मद एहतशामुल हक, झालमुड़ी का मिर्ची कितना फील कर रही है टीएमसी, ये जरूर आपसे जानना चाहेंगे। मछली नहीं खाने देगी बीजेपी, ये वाला नैरेटिव तो ध्वस्त ही हो गया और एक दूसरी मिर्ची लग गई। कैसे देखते हैं इसको, इस पूरी पॉलिटिक्स को? देखिए सिंह साहब, सबसे बड़ी बात है कि राजनीतिक क्या क्या नहीं करवाती है, ये देखा गया कल कि जिस तरह के जैसा देश वैसा भेष, जिस हिसाब से बोला गया है। अभी हमारे सौरभ दत्ता बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने एक्सप्लेन कर रहे थे कि पश्चिम बंगाल को सत्ता पर काबिज होने के लिए उन्होंने मूढ़ी का भी मजा चखा, जो पश्चिम बंगाल का बहुत ही खूबसूरत डिश है, जिसको हम लोग सुबह में भी खाते हैं, दोपहर भी खाते हैं और रात में भी खाते हैं। मूढ़ी पश्चिम बंगाल का बहुत ही फेमस समझ लीजिए हम लोगों के लिए आता है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सत्ता पाने के लिए, देखिए पश्चिम बंगाल के लोगों के जो सबसे सुंदर चीज है, मूढ़ी का भी उन्होंने ये किया, उपभोग किया, तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन ये सत्ता समझ लिए, सत्ता का हासिल करने के लिए जिस हिसाब से रोल अदा करना पड़ा, अब रहा कि जिस हिसाब से महिला बिल लेकर करके, जिस हिसाब से सौरभ जी, जिस हिसाब से बात हो रहा है सिंह साहब, ये महिला विरोधी जो हम लोगों को बोला गया है, टीएमसी महिला विरोधी पार्टी है। तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कह दूं कि भारत में अभी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सबसे ज्यादा 37.90 हमारे पास में अभी मौजूदा 11 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महिला है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास में 240 एमपी है, लेकिन उसके पास मौजूदा अभी है 31 एमपी है। तो उनका एवरेज देखेंगे 12.90 आएगा। तो हर एतबार से हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री खुद स्वयं महिला है ममता बनर्जी के रूप में। हमारे युवा जो महिला है वो साइनी घोष के रूप में जो युवा के राज्य के समझिए सभापति है। आप देखेंगे अभी 52 से लेके 55 कैंडिडेट 294 विधानसभा में हमारे महिलाओं को दिया गया। तो देखिए महिलाओं असल में सवाल दरअसल मोहम्मद एहतशामुल हक जी यही पूछा जा रहा है कि आखिर आप लोग तो महिला हितों की बात भी करते हैं, आपकी मुख्यमंत्री भी महिला है, फिर इस बिल का विरोध क्यों? अगर आप लोग दे ही रहे हैं, बाकी जगहों पर भी अगर एक संविधान में संशोधन होकर महिलाओं की हिस्सेदारी उनको मिल जाती तो दिक्कत क्या थी, फिर विरोध क्यों? देखिए निखिल जी हम समझते हैं कि 2019 में इनके पास में जब सरकार जो पहली बार 2014 में बनाए थे तो इनके पास में फुल मेजोरिटी थी। उस टाइम में इन्होंने क्यों नहीं सोचा? आप 2019 में इन्होंने फिर समझ लिया कि जबरदस्त तरीके से 303 प्लस 300 एनडीए के तमाम घटक मिलाकर के 353 सीट हासिल किया। तो उस टाइम में क्यों नहीं सोचा? लेकिन 2023 में सभी विपक्षी पार्टियों के सर्वसम्मति के साथ में जब ये बिल पास हो गया तो ये बात तो होना ही नहीं चाहिए था। और अभी आनंद फानंद में 15, 16, 17 जो तारीख रखा गया, जबकि मालूम है कि 2 राज्यों में अभी चुनाव बाकी है। तो इस तरह का समझिए जो हिसाब से कि आनंद फानंद में बुलाया गया, तो ये कहीं ना कहीं समझिए पश्चिम बंगाल के ऊपर नजर रखने की बात है। भारतीय जनता पार्टी जो बात करते हैं महिलाओं की, तो ये उन पर सूट नहीं करता। भारतीय जनता पार्टी वाकई में महिला विरोधी पार्टी, आपने देखा होगा 2500 का जो, तो आप तो खुद ही कह रहे हैं कि 2023 में बिल उन्होंने पास करवाया था, फिर महिला विरोधी कैसे हो गए? भाई रोका तो आप लोगों ने, तो ऑन फैक्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ऑन फेस ऑफ रिकॉर्ड्स तो महिला विरोधी आप लोग साबित हो रहे हैं ना भाई। भाई बिल वो लेकर के आए। देखिए भाई सिंपल सी गणित है,
आप कुछ भी कहें, बिल वो लेकर के आए, आपने नहीं पास होने दिया, गिरा दिया, तो किसको माना जाएगा? अभी अपोजिशन को समय मांगा गया कि अभी थोड़ा रुकने का बात हो रहा था, बट लेकिन इतना आनंद फानंद में 15-16 तारीख जबकि 4 अप्रैल तक के पार्लियामेंट बंद हो गया, सेशन बंद हो गया, तो आनंद फानंद में क्यों किया गया? इसके पीछे रणनीति है। नहीं तो इसमें क्या जल्दबाजी में क्या दिक्कत थी भाई? जल्दी ही आ जाता। मैं आप दोनों ही बात कर रहे हैं, आप दोनों ही बात कर रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी आ जाए, फिर कह रहे हैं कि जल्दबाजी में क्यों लेकर के आए। चलिए मैं ठीक है, आपके आरोपों का जवाब लेते हैं, आपके आरोपों का जवाब विनोद मिश्रा साहब। मैं इतना कहूंगा कि बीजेपी के प्रवक्ता तो नहीं है अभी इस पैनल में, लेकिन आपका फेक न्यूज का हम थोड़ी से आपको सुधार देते हैं अगर आप चाहें तो। कि पहले तो ये आप सुन लीजिए कि पहले आप ये जानिए कि ये क्रेडिट तो बीजेपी को इसलिए जाता है कि नारी वंदन अधिनियम का 2023 में भी पास कराने का, क्योंकि बीजेपी के पास उस समय में भी 2/3 मेजोरिटी थी और बीजेपी ने पास कराया, तब आप लोगों ने समर्थन दिया था क्योंकि आपके पास कोई उपाय ही नहीं था। सवाल इससे भी बड़ा ये है कि जो आरोप लगाया है बीजेपी ने और खास करके प्राइम मिनिस्टर ने कि इस बिल से सबसे ज्यादा परेशानी परिवारवादी पार्टियों को ही है। आज आपने जो आप पूरे देखिए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के कल के कैंपेनिंग से जो उन्होंने महिला विरोधी आप पे चस्पा लगा दिया, तो आपने सारे महिला ब्रिगेड को, जितने भी आपके टीएमसी के महिला टॉप अपने स्टार प्रचारक हैं, उनको आज से मैदान में उतार दिया है और हर घर घर जाके वो बता रही है कि लक्ष्मी भंडार योजना से आपको कितना फायदा मिल रहा है। तो आपको आज पीएम ने आपके स्टार प्रचारक ममता बनर्जी को कम से कम इस बात के लिए मजबूर किया है कि वो भवानीपुर में हर वार्ड में जा रही है। क्या आपने कभी 15 साल में देखा था प्राइम मिनिस्टर ये चीफ मिनिस्टर किसी अपने स्टेट को कि हर वार्ड में जाके वो इलेक्शन कैंपेनिंग करें? आपके ममता बनर्जी कर रही है। ये महिला नारी शक्ति वंदन का अधिनियम का और इसके एजेंडा का असर है। इसके एजेंडे का असर है कि आपके 42-43 डिग्री टेम्परेचर में आपके सारे महिला स्टार प्रचारक घर घर जा रही हैं। सिर्फ लक्ष्मी भंडार से काम नहीं चलेगा सर। नारी, आप जो महिला को ये देखते हैं एक चश्मे से, लाभार्थी से चश्मे से कि महिलाओं को लाभार्थी का हमने हिस्सा दे दिया और उसके बाद अपने घर परिवार के लोगों को हम पार्लियामेंट में भेज देंगे, वो जमाना गया। हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया है, अपने रिपोर्ट में आपने देखा है कि महिला की भागीदारी, जो एनसीआरबी का आज की रिपोर्ट है उसको आपने दिखाया, आपने सुना होगा सर कि महिला की भागीदारी होने से क्या होता है और उस भागीदारी का जो इम्पैक्ट है वो सोसाइटी पे क्या होता है, उसके हेल्थ से लेके, चाइल्ड मोर्टेलिटी से लेके, उसके सैनिटेशन से लेके, चाहे प्लानिंग को लेके, आप ये देखिए जहां जहां महिला भूमिका में है नीति निर्धारण में, वहां पश्चिम के देशों में देखें तो वो कमाल का काम किया है। ये है, आप लोग बहस को कहां से कहां ले जा रहे हैं इसलिए कि ये क्रेडिट प्राइम मिनिस्टर मोदी को नहीं चला जाए। अरे मोदी को चला जाए क्रेडिट देने के लिए नाम पे आप पिछले 50 साल से इसको फ्रीज करके रखा हुआ है सर। 50 साल से डिलिमिटेशन फ्रीज है। क्या किसी विपक्ष के पार्टियों के पास कोई सॉल्यूशन था जो राहुल गांधी आज तमिलनाडु में उठा रहे हैं मुद्दा, या आपके पूरी पार्टी टीएमसी यहां मुद्दा उठा रही है, अलग अलग मंच से उठा रही है और हाँफ रही है जवाब देने में? तो क्या आपके पास कोई सॉल्यूशन था पार्लियामेंट में, लोकसभा में देने के लिए कि ये डिलिमिटेशन का ये तरीका सही है? ठीक है, आपने बगैर तरीका बताए सिर्फ ये दिया कि इसमें ओबीसी का सेंसस आने के बाद शामिल होगा और मुस्लिम आरक्षण होगा, जो दोनों फिजिबल नहीं है कॉन्स्टिट्यूशनली में। तो वो ऐसे चीजें लाके आपने एक तरह से इसको रोका है और पीएम ने बड़ी खूबसूरती से हर पब्लिक मीटिंग में इसको चस्पा कर दिया है विरोधी नेताओं के ऊपर में। ये जवाब देना आपको भारी पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो सवाल उठाया गया है दरअसल कि आप कौन सा मॉडल लेकर आए थे, क्या आपके पास इसका जवाब था? एहतशामुल हक साहब, आप लोगों ने विरोध तो कर दिया, उसको गिरा भी दिया। निखिल जी हमारे विनोद मिश्रा जी जिस हिसाब से बता रहे हैं आप लोगों के बीच में कि 240 अभी मौजूदा एमपी हैं, तो आपने 543 एमपी में आपके पास में कितना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है? बड़ी बड़ी आप गला फाड़ फाड़ करके चिल्ला चिल्ला करके दूरदर्शन टीवी पे बोल रहे हैं। आपने क्यों 2024 के लोकसभा में आपने 33% से क्यों नहीं दिया?
आप इस तरह की बात, एक तरफा वन साइडेड बात करते हैं, इस तरह का बात, ये बात इसका फिर से कोई बोलिए। जवाब नहीं है। आपने क्या बात बोली, फिर से बोलिए एक बार। ये मैंने कहा कि 543 भी अभी जो लोकसभा सीट था 2024 में, आपने 33% से रिजर्वेशन क्यों नहीं मतलब वो किया? अपनी पार्टी में मैं करें, वो आपको मंजूर है, लेकिन अगर कोई उसके लिए कानून बन जाएगा तो आपको दिक्कत है। आप ये कह रहे हैं कि कानून बनाना मुमकिन नहीं है, कानून का आप साथ नहीं देंगे, बीजेपी को लाना है तो वो 33% अपने यहाँ दे, आप ये कहना चाह रहे हैं? कानून जरूर बने, 543 पे आप कानून बनाइए, और अभी जो फौरन आनंद फानन में आप बुलाए, नहीं मतलब 543 जो 1971 के सेंसस के हिसाब से 543 सीटें हैं, तो वो 55 साल पुराना सेंसस आपको मंजूर है, 15 साल पुराना वाला मंजूर नहीं है। मतलब सर क्या तर्क है सर इसका? नया जनगणना कीजिए, फिर से कीजिए। अरे कोई तर्क सर, कुतर्क के लिए कोई बात नहीं कह सकते सर। चलिए मैं सौरभ दत्ता से एक फील लेना चाह रहा हूं, ठीक है सर। अब हम आपके इस तर्क का मैं इसको कम से कम, आप हमारे मेहमान हैं, मैं इसको कुतर्क नहीं कहूंगा, लेकिन इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मैं सौरभ दत्ता से नहीं सर, इसका क्या जवाब दे सकते हैं? आप कह रहे हैं कि बीजेपी अपने यहाँ देती रहे 33%, उसको देना है। अरे कानून बन जाता तो किसको क्या दिक्कत होगी भाई? देश की जनता देख रही है इस बात को। आप कह रहे हैं कि 543 पे क्यों नहीं दे रहे हैं, मतलब 55 साल वाला। अब इन तर्कों का क्या जवाब कोई देगा सर? इस बात को देश की महिला शक्ति है, अगर ये कहा जा रहा है कि वो उसको देख रही, बहुत बारीकी से समझ रही है, आप उनको मूर्ख और अनपढ़ मत समझे सर, सब लोग समझते हैं इस बात को। बहरहाल मैं सौरभ दत्ता के पास जाऊंगा। सौरभ दत्ता, महिलाओं के बीच में क्या फील है इस संविधान संशोधन जो बिल गिरा है इसको लेकर के, और जो उनके हक हकूक की बात उठाई जा रही थी, क्या कह रही हैं महिलाएं ऑन ग्राउंड? इसका दो दिक है। पहली बार जो है, जो महिलाएं शनिवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्यों बिल का विरोध हुआ, इसके जवाब में उन्होंने रैलीज में कुछ बात कही। उनमें से एक बात उन्होंने साफ कहा कि आप बंगाल को टारगेट करोगे तो हम आपको टारगेट करेंगे, और इसलिए चुनाव के बीच हमने हमारे 20 सांसदों को भेज दिया वोट देने के लिए, ताकि ये बिल पास ना हो। तो कहीं ना कहीं जाके वो सारी जो वक्तव्य है उसकी एक नहीं 2-3 रैलीज में ममता बनर्जी ने ये बात कही, तो कहीं ना कहीं जाके ये चर्चा का विषय हो गया है कि इसका मतलब है कि बंगाल में विधानसभा चुनाव में भाजपा एग्रेसिव है, भाजपा का एक लहर है, इसके लिए इस बिल का विरोध किया गया। तो फिर डिलिमिटेशन का तर्क कहां गया, ये एक बात आ रहा है। और दूसरी बात ये है कि कई महिलाओं का ये कहना है कि अगर सीटें बढ़ती तो विधानसभा सीट बढ़ता। विधानसभा सीट 294 की जगह 320 या 330 होता। फिर इन सारे सीटों में से महिलाएं जो है और ज्यादा जा पाती, विधानसभा में जा पाती, संसद में जा पाती, तो अपने इलाकों के लिए काम कर सकती थी। और जब जिस स्टेट में कन्याश्री की जरूरत होती है ताकि लड़कियों की शादी जल्द ना किया जाए, वहां पर अगर महिलाओं की रिप्रेजेंटेटिव बढ़ती है तो वो सारे माँ और बाबा है उनके पास भी ये मैसेज जाता है कि बेटियां अनमोल है, बेटियां भी कुछ कर सकती है। बिल्कुल, बेटियां भी कुछ नहीं कर सकती, बल्कि बेटियां लगातार कर रही हैं इस देश में लगातार। और देखिए एक और बेटी मैं कहूंगा वो जुड़ गई हैं, रुचिका अग्रवाल जी देर आई दुरुस्त आई, लेकिन बहुत स्वागत है आपका। दरअसल मैं ये जब चर्चा चल रही थी उसमें टीएमसी की तरफ से एहतशामुल हक साहब बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर क्यों इतनी जल्दबाजी में इसको लेकर आया गया, और अगर ये अभी लेकर आया गया तो 543 सीटों के हिसाब से भी लागू किया जा सकता था। ये सवाल वो पूछ रहे हैं, इसका जवाब आपसे चाहिए। वंदे मातरम, मेरी सबको राम। देखिए ये जो विपक्ष ने किया है विमेन सोच को दर्शाता है। लगा रहा है, कभी कह रहे थे 543 पे ही कर दो, कभी कहते हैं परिसीमन की वजह से। अरे महिलाएं आ रही हैं, अरे हाँ आबादी है, उसको अगर एक हक मिल जा रहा है, प्रधानमंत्री कोई हम बयान नहीं कर रहे हैं। अगर हमारी तरफ से महिलाएं अगर पार्लियामेंट्री
पोजीशन पे आ जाए, इनको परेशानी किस बात है? उससे इतना डर, परेशानी सिर्फ इतनी है कि ये जितनी भी विपक्ष की पार्टियां हैं, ये परिवारवाद वाली पार्टियां हैं, ये लिमिटेड पार्टियां। जब प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां होती हैं तो मजबूरी में अपनी बहन बेटियों को तो बाहर ला सकते हैं, लेकिन किसी और को वो आगे बढ़ते नहीं देख सकते। हमने हमेशा देखा कि जो भी हमारे यहाँ पर, अब अगर हम सपा की बात करें तो सपा में क्या था, नेताजी को तो खुद पसंद नहीं था उनके घर की बेटियां भी बाहर आए, और उनके किस तरह के कमेंट्स रहे हैं महिलाओं के लिए, कितने गलत इंसल्टिंग कमेंट्स उन्होंने किया, डेरोगेटरी कमेंट्स हमेशा पास किया जाता था सपा की तरफ से, वो हमने देखा है। राहुल गांधी के घर में वही बात है कि आज प्रियंका गांधी तो वापस आ गई हैं, वो तो सांसद बन गई हैं, उनको भी कितने साल इंतजार करना पड़ा एक प्रोमिनेंट पोजीशन पे आने के लिए, भी राहुल गांधी के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ा। तो ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते, पूरा विपक्ष जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकता कि महिलाएं आगे आए और लॉ मेकिंग सिचुएशन में बैठ पाए। इन्होंने बार बार एक्सक्यूज आए, अगर लॉ पास हो जाता, ये साथ दे देते, इनका क्या चला जाता? महिलाएं आकर यहाँ पर बैठी और एक तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो पाती, लेकिन टीएमसी हो या सपा हो या कांग्रेस हो या जितना भी विपक्ष है, उन सब ने पूरी की पूरी कोशिश की कि वो महिलाओं को आगे ना आने दे, और उनसे महिला विरोधी उनका चेहरा सामने आ गया है। और रही बात टीएमसी की, मैं सुन रही थी, एक्चुअली कनेक्ट नहीं कर पा रही थी, लेकिन सुन पा रही, जो हमारी टीएमसी के साथी वो बात कर रहे थे, बंगाल में ममता दीदी के नेतृत्व में महिलाओं के साथ कितना गलत है वो सबने देखा है। चाहे देश खाली का एपिसोड रहा हो, चाहे वो आरजीकर का एपिसोड रहा हो या पोस्ट पोल वायलेंस रहा हो, अरे कौन सी पार्टी जीतने के बाद वायलेंस करती है? सिर्फ इनके गुंडे करते हैं, टीएमसी के गुंडों ने हमेशा किया, और किसी ने। महिलाएं वो भयभीत है, और हम जो बीजेपी का मुद्दा है वो सिर्फ ये है कि हम भय रहित बंगाल को सामने लेके आना चाहते हैं। जी 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 जी, चलिए हम इस चर्चा को यहाँ विराम देंगे। आपका पॉइंट भी आ गया है। बहुत शुक्रिया रुचिका अग्रवाल जी, मोहम्मद अहशामुल हक, विनोद मिश्रा और सौरभ दत्ता हमारे साथ जुड़ने के लिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश की सियासत में क्या कुछ बदलने की कोशिश हो रही है। हाँ, ये देख कैसे। हैप्पी बर्थडे भाई। दिखा? हाँ, मेरा फेवरेट कलर। हमेशा शॉपिंग। आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट? सेविंग करने की भी यही उम्र है। आई नो पा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा। आई नो ना। आरबीआई कहता है, करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और यूपी में नया गठबंधन, नया इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कभी इनका साथ एक साथ रहते हैं और कभी दूर चले जाते हैं। यूपी में इंडी मजबूरी का साथ, ये सवाल उठाया जा रहा है कि ये रणनीतिक साथ है या मजबूरी का साथ है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में इंडी गठबंधन अब एक नए मोड़ पर खड़ा दिखाई दे रहा है। लोकसभा चुनाव तक सीमित समझा जा रहा ये साथ अब विधानसभा की रणनीति में भी जगह बनाता हुआ दिख रहा है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर उठे विरोध ने विपक्षी दलों को एक मंच पर एक साथ आने के लिए प्रेरित किया है। सियासी बिखराव अब एकजुटता की मजबूरी में बदलता नजर आ रहा है। महिला आरक्षण विधेयक के लोकसभा में पारित न होने का ठीकरा कांग्रेस समेत विपक्षी दलों के सर फूट रहा है। सपा भी उसमें अहम भागीदार है। ऐसे में सपा कांग्रेस के साथ खड़े होकर इस महिला विरोध को झेलने की तैयारी करती दिख रही है। दोनों दल साथ मिलकर सियासी नुकसान से उबरने की तैयारी में दिखते हैं। साथ मिलकर सियासी नैरेटिव गढ़ना भी दोनों दलों के लिए मुफीद होगा। शायद यही वजह है कि बीते कुछ समय पहले तक यूपी में अकेले ताल ठोक रहे समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने अब कांग्रेस के साथ तालमेल की बात कही है। उन्होंने संकेत दिया है कि सपा और कांग्रेस मिलकर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन इसी के साथ उनके शब्दों में यह भी झलकता है कि ये साथ कहीं ना कहीं राजनीतिक परिस्थितियों की देन है, न कि पूर्णतः वैचारिक मेल, क्योंकि वो साफ कहते हैं कि जो जीत सकेगा उसको टिकट मिलेगा।
तो जाहिर है अब तक एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकने को तैयार सपा और कांग्रेस के लिए यह गठबंधन अवसर और आवश्यकता दोनों का मेल है। यानी सियासत में यह साथ मजबूरी का समझौता भी है और मौके की पहचान भी। दूसरी ओर विपक्षी खेमे में मुस्लिम वोटों के बिखराव की आशंका भी गहराती जा रही है। यह गठबंधन इस बिखराव को रोकने के लिए भी बना है। इसी संदर्भ में असदुद्दीन ओवैसी ने दावा किया है कि सेकुलर दलों की ये एकता सिद्धांत से ज्यादा वोट गणित का परिणाम है। ओवैसी इसे राजनीतिक अस्तित्व बचाने की रणनीति के रूप में देखते हैं और वो इसको पश्चिम बंगाल के संदर्भ में भी कहते हैं। वहीं भाजपा इस पूरे गठबंधन को अवसरवादी गठबंधन करार दे रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि सिर्फ मुस्लिम वोटों के बिखराव का भय है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक ये समीकरण भावनाओं से ज्यादा गणित पर आधारित है। हालांकि जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल और भरोसा कायम करना चुनौतीपूर्ण रहेगा। सीट बंटवारे और नेतृत्व को लेकर अंदरूनी खींचतान की संभावना भी बनी हुई है। उत्तर प्रदेश की सियासत में अब सवाल यह है कि मजबूरी का साथ क्या जीत की ताकत बन पाएगा या फिर महिला आरक्षण के विरोध का नुकसान दोनों ही दलों के लिए अवश्यंभावी होगा। और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि एक साथ यानी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के एक साथ आने से सरकार बन सकती है। हरियाणा के लोग भी एकजुट हों, जैसे यूपी के लोग एकजुट हो गए, बिहार के लोग एकजुट हो गए। और देखिए राजनीति में मुख्य भूमिका में है। अगर बिहार देखेंगे आप, यूपी देखेंगे, एकजुट होने से, एक साथ आने से, एक साथ विचार बनाने से देखिए पॉलिटिकल हैसियत कितनी बड़ी हो गई। और लोग तो कहते हैं कि अहिल वाली सरकार बना देता है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर इसको लेकर निशाना साधा। नारी को उसका सम्मान, उनकी सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए जो कदम उठाए जा रहे थे, ये हक मिलता जो उसका स्वाभाविक अधिकार है। लेकिन इसमें जो बातें की गई, लोगों ने ऐसे मुद्दों को लाने का प्रयास किया, जैसे समाजवादी पार्टी ने उसमें मुद्दा छेड़ा कि इसमें मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं मिल पा रहा है। देखो, ये संविधान की दुहाई देते हैं, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं की प्रतिकूल आचरण इनका यहां पर भी देखने को मिला। और AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का गठबंधन को लेकर क्या कहना है, आइए ये भी सुनते हैं। 294 सीट पर कांग्रेस लड़ती है, लेफ्ट फ्रंट 250 सीट पर लड़ता है, TMC 294 लड़ती है, बीजेपी भी 294 लगती है। और सबको दर्द क्या है कि ये आखिर कौन है जिसके सर पे टोपी है, चेहरे पे दाढ़ी है, जिसकी जबान तेज तलवार की तरह चलती है। ये 11 सीट पर लड़ता है तो इनको दर्द शुरू हो जाता है। और यूपी सरकार में मंत्री दानिश अंसारी ने कहा है कि समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े या बगैर किसी अन्य दल के साथ चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी पर आम जनता को भरोसा नहीं रह गया है। समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस के साथ चुनाव लड़े, चाहे किसी भी दल के साथ चुनाव लड़े, समाजवादी पार्टी के ऊपर आम जनमानस को कतई कोई भरोसा नहीं। इसीलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया। लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी की आंखें नहीं खुली हैं। वो लगातार समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी लगातार समाज को भ्रमित करने के नियत के साथ काम कर रहे हैं। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सिंह इस वक्त लखनऊ से जुड़े हुए हैं। उनके पास चलेंगे पहले और उसके बाद अपने कंसल्टिंग एडिटर विनोद मिश्रा के पास भी आएंगे। विकास, किस तरह की सियासत आप देखते हैं? मजबूरी का गठबंधन इसको कहा जा रहा है, लेकिन इसके पहले तक, अभी आप देख रहे थे कुछ समय पहले तक ही ये कहा जा रहा था कि भाई एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहा रहे थे। जरूर लोकसभा का एक गठबंधन था, इंडी गठबंधन की मैं बात कर रहा हूं, कांग्रेस और सपा की, लेकिन उसके बाद ये दोनों के रास्ते अलग अलग दिखाई दे रहे थे, फिर एक साथ आने लगे हैं। क्या महिला आरक्षण और साथ ही साथ मुस्लिम वोटों का बिखराव ये भय है जो इनको साथ लेकर आया है?
जी बिल्कुल निखिल, आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से हालात बने, हमने देखा था लोकसभा चुनाव के बाद जब प्रदेश में उपचुनाव हुए थे और उनमें से समाजवादी पार्टी ने एक भी टिकट नहीं दिया था कांग्रेस को, तो उस समय भी देखने को मिला था कि दोनों गठबंधनों के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था जो उन्होंने गठबंधन किया था। और उसके बाद इस समय की अगर बात करें तो तमाम कुछ जगहों पर जहां पर कांग्रेस सांसद हैं, उन्होंने कई जगह विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और कांग्रेस की प्रदेश इकाई तो कहती है कि सभी सीटों पर कांग्रेस के प्रत्याशी लड़ेंगे, वो पूरी तरीके से इसी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो कहीं कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व कुछ और बातें कहता है, वहीं समाजवादी पार्टी अपनी मजबूरी और अपनी जरूरतों के अनुसार तय करती है कि उसकी कब इसको किसकी जरूरत है। वहीं हमने देखा अखिलेश यादव इससे पहले कि उनके कोई भी गठबंधन जो करते हैं बहुत दिनों तक नहीं चलते हैं, चाहे वो गठबंधन ओम प्रकाश राजभर के साथ रहा हो, चाहे मायावती के साथ रहा हो या छोटे छोटे अन्य सारे गठबंधन जो दल थे उनके साथ रहा हो, बहुत जल्दी ही उनका साथ टूट जाता है। एक बार साथ फिर से इनका जुड़ा था कांग्रेस के साथ, लेकिन हमने देखा था लोकसभा चुनाव के बाद ही वह कहीं जमीन पर नजर नहीं आया। अब चूंकि विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, अपनी अपनी जरूरतें हैं और हमने देखा था महिला आरक्षण विधेयक के समय जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से मुस्लिम महिलाओं को लेकर मांग की गई थी तो उनको भी शामिल किया जाए, तो यह उनकी तुष्टीकरण की राजनीति की सोच बताती है कि किस तरीके से उनका क्या टारगेट रहता है। और हम देखते हैं जब भी कहीं विशेष मौके रहते हैं तो उनका एक सटीक निशाना रहता है। प्रदेश की तमाम सारी समस्याओं पे भले वो न बोले, लेकिन किसी एक वर्ग विशेष की कोई बात होती है वो तुरंत खुलकर सामने आ जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि वह उनका एक खास वोट बैंक है, वह उनसे न छिटक जाए। इसको लेकर उनको लगता है कि उसके लिए उनको करना है। और खास तौर से जिस तरीके से जब मुस्लिम महिलाओं की जरूरत की बात आती है, 3 तलाक की बात आती है, जब पीएम मोदी के द्वारा एक कानून पास किया जाता है तब वो साथ नहीं नजर आते हैं, क्योंकि आम जरूरतें पूरी उनको नहीं करना है, उनको खाली एक टारगेट करना है कि यह हमारा वोट बैंक है और उसको लेकर हम चलेंगे चुनाव में, वैसे ही मुद्दे उठाएंगे जो उनको पसंद आते हैं। और हमने देखा था एक बार जब अखिलेश यादव की पत्नी को लेकर एक मौलाना का बयान आता है, उसमें भी अखिलेश यादव कहीं ना कहीं बचाव करते हुए नजर आते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समर्थन में आकर डिंपल यादव के तमाम सारी बातें कही जाती हैं। तो अपनी अपनी सियासत है अखिलेश यादव की, अपनी एक तुष्टीकरण की राजनीति है, उसी के तहत वो अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस को लेकर चलेंगे। लेकिन प्रदेश में कांग्रेस के साथ कैसे समझौता होगा, जिन जगहों पर कांग्रेस कहती है लड़ना चाहती है उन जगहों पर तो उनको टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा, यह तो आगे चलकर ही पता चल पाएगा कि कितना समझौता करती है कांग्रेस यहाँ पर। ठीक है, कितना समझौता करती है और इस समझौते की वजह क्या है, ये भी आपने बहुत बखूबी समझाया विनोद मिश्रा जी। यही संदर्भ अगर हम पश्चिम बंगाल के लिए करेंगे तो असदुद्दीन ओवैसी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि ये पूरे देश भर में कांग्रेस लड़ती है। सपा का तो उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन शायद इशारा वो भी आप समझ ही सकते हैं। लेकिन उनका कहना है कि अगर एक टोपी वाला आकर यहाँ 11 सीटों पर चुनाव लड़ रहा है तो इससे सभी के पेट में दर्द हो रहा है। ऐसे सभी सेकुलर दलों के जो अपने को सेकुलर कहते हैं और मुस्लिम जो वो वोट बैंक है उस पर उनकी निगाहें रहती हैं। लेकिन मैं आपके सवाल पे आऊँ से पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि अभी जब पार्लियामेंट में आपने देखा था ये स्पेशल सेशन, तो ये सपा के जो सुर थे, सपा के सुर के उसमें मजबूरी थी। मैं आप भी सुन रहे होंगे उस समय में अखिलेश यादव जितनी बार उठे टोका टोकी के बीच में भी अपने टाइम के बाद भी, वो हर बार उन्होंने मुस्लिम आरक्षण की ही बात की। जी, सपा के जितने भी सांसदों के बोलने का मौका मिला सबने मुस्लिम आरक्षण को ही ओबीसी के साथ जोड़ा। अब इसके बाद अब कांग्रेस का देखिए तो उसमें भी कांग्रेस के अधिकांश सांसदों ने यही बात कही जो सपा के लोग कह रहे थे। जी, तो क्या ये सीधे सीधे ओबीसी की चुनौती है? मुझे लगता है कि ये संविधान की प्रक्रिया को हम आपसे ज्यादा जानते हैं। जी, वो ये जानते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनली धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, लेकिन कहने में क्या जाता है। तो ये बात कमाल की बात उसने ओवैसी साहब ने कम से कम पश्चिम बंगाल में इनको आईना दिखाया है कि उनका ओवैसी साहब का कहना है कि हम जहां खड़े होते हैं चुनाव में तो कहा जाता है ये बीजेपी की बी टीम है। तो उन्होंने पूछा कि भाई ये बताओ कि कांग्रेस के 294 सीटें पे चुनाव अभी पश्चिम बंगाल में लड़ रही है, सीपीआई लड़ रही है, अपने खुद टीएमसी लड़ रही है, सब आमने सामने है। बीजेपी 285 सीट पे खुद लड़ रही है। जी, तो इतने सारे सेकुलर लोगों को एक साथ लड़ने पे किसी को दर्द नहीं है, लेकिन ओवैसी सिर्फ 11 सीट पे लड़ रहा है तो सारा कॉम्बिनेशन इनका बिगड़ जाता है। ओवैसी आ गया,
तो ये ओवैसी आ गया का जो ये डर है उत्तर प्रदेश में जी, ये सपा नेता अखिलेश को जोर जोर से बोलने पे मजबूर करता है। ये सपा को कांग्रेस के नजदीक और ज्यादा नजदीक जाने के लिए मजबूर करता है। तो ये शिफ्टिंग जो आप यूपी के चुनाव का देख रहे हैं, जो अखिलेश यादव ने कल ये बयान दिया है कि हम कांग्रेस के साथ लड़ेंगे, इंडिया गठबंधन फिर से मजबूत होगा, ये इंडिया गठबंधन मजबूत की बात नहीं है, ये सीधे सीधे अपने वोट बैंक को बचाने की मजबूरी है, जो एक सियासत को फिर से इंडिया गठबंधन को मजबूत करने की बात कही है। ये सियासत को अभी और मैच्योर होने दरअसल अपनी डूबती नैया बचाने की बात है। और जो आपने कहा ना कि संसद में कहा जा रहा है कि मुस्लिम महिलाओं को इसमें आरक्षण मिलना चाहिए, दरअसल वो जानते हैं कि मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण नहीं मिल सकता, संवैधानिक रूप से संभव नहीं है, लेकिन एड्रेस करने में क्या जाता है। अगर एड्रेस करेंगे लोगों तक संदेश तो जाएगा, और शायद इसी का नाम राजनीति है। बहुत शुक्रिया विकास आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बखूबी उत्तर प्रदेश की सियासत हम सबको समझाने के लिए, और विनोद मिश्रा जी आपका भी शुक्रिया। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद बात करेंगे पहलगाम आतंकी हमले के 1 साल आज पूरे हुए हैं, कितना बदला है कश्मीर। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना, दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना। बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और पहलगाम आतंकी हमले का 1 वर्ष आज पूरा हुआ, आज बरसी है उसकी। कितना बदला है इस 1 वर्ष में कश्मीर, इसका भी आकलन करेंगे, इसकी भी हम बात करेंगे और बताएंगे कि किस तरह से आज पहलगाम आतंकी हमले की बरसी मनाई जा रही है। और इससे पहले कश्मीर घाटी में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, पर्यटन स्थलों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है, मैदानी इलाकों में गर्म हवाओं के बढ़ते प्रकोप से राहत पाने कश्मीर की इन वादियों में लोग आने लगे हैं। लेकिन हम हर आम और ख़ास के मानस पटल पर आज भी सरहद पार की उस बर्बर आतंकी कार्रवाई की घिनौनी तस्वीर पहुंच जाती है, जिसमें 25 पर्यटकों की जान चली गई। लेकिन इन तस्वीरों के साथ भारत के पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर एक सुकून देता है। पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान समर्थित लश्कर तैयबा के आतंकियों ने पहलगाम की बैसरन घाटी में 26 निर्दोष लोगों को उनका धर्म पूछकर उनकी हत्या कर दी थी। यह हमला भारत के खिलाफ सीमा पार आतंकवाद की एक और भयावह मिसाल बनकर सामने आया। कश्मीर पुलिस अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ बैठक कर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा लगातार कर रही है। ये आज की स्थिति बता रहा हूँ। जमीनी स्तर पर और पुख्ता सुरक्षा योजना बनाने के लिए बैठकें की गई हैं और वरिष्ठ अधिकारी इन तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। भारत के स्वाभिमान पर, भारत की संप्रभुता पर ये जो हमला हुआ था 1 वर्ष पहले, यह हमला मुल्ला जनरल मुनीर की ये घटिया सोच का प्रतीक बना था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हमले का जवाब देने के लिए सेना को खुली छूट दी थी। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने सीमा पार किए बगैर पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों पर हमले करके आतंकी आकाओं के वजूद को सख्ते में डाल दिया था और कई सरगनाओं को मौत की नींद सुला दी थी। भारत के दमदार एयर स्ट्राइक में लाहौर के पास मुरीद के बहावलपुर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर स्थित कई आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स में सैकड़ों आतंकी मारे गए थे। कश्मीर में पर्यटन फिर लौट आया है, लेकिन यह श्रेय भारत के जामाजों को जाता है जो हर आतंकी हमले की साजिश का जवाब घर में घुस कर देते हैं। और 1 साल पहले हुए आतंकी हमले के बाद सूना पड़ा पहलगाम अब फिर से गुलजार हो रहा है। कड़ी सुरक्षा और नए इंतजाम के चलते पर्यटकों का भरोसा वापस लौट रहा है और घाटी में पर्यटक धीरे धीरे वापस लौट रहे हैं और ये जो पूरा पर्यटन की ये जो अर्थव्यवस्था है ये पटरी पर आ रही है। वो अनफॉर्चुनेट एक इंसिडेंट था, उससे हम मतलब जज नहीं कर सकते किसी भी लोकेशन को।
तो मेरे को तो बहुत सेफ लगा। मुझे श्रीनगर के लोग भी बहुत अच्छे लगे, पहलगाम में भी बहुत अच्छे हैं। थोड़े से मतलब वो लोग बोलते हैं कि थोड़े स्कैम्स वगैरह, वो ठीक है, वो आप नेगोशिएट करो अच्छे से, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मतलब एट द एंड आपको बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा पहलगाम। इनफैक्ट गुलमर्ग, सोनमर्ग, कहीं भी आप जाइए आपको सेम बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सुंदर। मतलब रियल में इसको जन्नत बोला गया है ना, तो किसी वजह से तो ये सारे जो लोकेशंस है, इतनी सुंदर पहाड़ और वादियाँ तो हमने नहीं देखी थी। बेशक हमने बहुत जगह गया है, जैसे नैनीताल, देहरादून, पर कश्मीर कश्मीर है। और आपकी सिक्योरिटी की कंसर्न की बात है तो हमारे फोर्सेस जो है, इंडियन आर्मी, वो हर जगह है, हर एक नुक्कन कॉर्नर पे है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम अभी 4 दिन हो गए यहाँ पे आके। सब सुंदर सुंदर सा लग रहा है। कोई ऐसा एकदम क्लीन है सिटी, एकदम क्लीन सिटी है, शांति है। डर तो ऐसे नहीं था कुछ अभी। इंडियन आर्मी पे भरोसा है पूरा। हर जगह पे पूरे यहाँ पे फोर्स खड़ी रहती है और बेटर इतना है कि यहाँ पे हमको सारी चीज़ें अच्छे से मिली। सारे जो टूरिस्ट प्लेस थे हमको अच्छा लगा यहाँ पे आके। और बहुत अच्छा है कि यहाँ पे बहुत सारे चीज़ें हैं कि नेचुरल चीज़ें मिलती है। तो जो भय का माहौल था वो ख़त्म हुआ है, पर्यटक वापस आने लगे हैं और इनका ये भी कहना है कि भारतीय सेना जगह जगह पर चप्पे चप्पे पर तैनात है और वो जो सुरक्षा है वो उनको मिल रही है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता शब्बीर डार इस वक्त श्रीनगर से जुड़े हुए हैं। शब्बीर, किस तरह से देखते हैं, 1 वर्ष पहले का घटनाक्रम ये हुआ था जो मानवता को भी थर्राने वाला था, लेकिन आज पर्यटन वापस पहलगाम में भी घाटी में वापस आ रहा है। कैसे देख रहे हैं इस तस्वीर को, क्या बयान करेंगे, ऑन ग्राउंड क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, जैसा अभी हमने अपने दर्शकों को जो टूरिस्ट की बाइट सुनाई है, उससे बिल्कुल यही दर्शाता है कि कश्मीर कितना बदल है, कितना सेफ है और कितना भरोसा है पर्यटकों पे कि फिर से लौट आए हैं। जिस तरह भी जो टूरिस्ट बता रहे थे कि उनको बिल्कुल सेफ लगा हर जगह पे, किस तरह से सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम है हर जगह, हर एक टूरिस्ट स्पॉट पे। अब हाल ही दिनों में यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन ने है, उन्हें QR बेस्ड जो है आइडेंटिफिकेशन, जो जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स पे जो लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो बिजनेस लोग हैं, चाहे वो घोड़े वाले हैं, जो भी है, उनको QR कोड की उनकी आइडेंटिफिकेशन और उनकी वेरिफिकेशन हो रही है। उससे ये है कि जो यहाँ पे टूरिस्ट आता है उसको भरोसा मिले। और उसके साथ साथ हर एक कश्मीर के हर टूरिस्ट स्पॉट पे इस वक्त जो है सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उसके अलावा बाकी भी जो सहूलियात है वो उनको मुहैया की जा रही है। पहलगाम की बात करें तो वहाँ पे इस वक्त जो है बड़ा टूरिस्ट जैम पैक्ड है। सोनमर्ग हो, गुलमर्ग हो, पहलगाम हो, हर जगह पे इस वक्त जो है टूरिस्ट है। डल लेक में आप देर शाम जाइए तो कितना भीड़ रहती है वो हम हर दिन देखते हैं। और जिस तरह से भरोसा पहलगाम अटैक के बाद जो कश्मीर का टूरिज्म थोड़ा ठप हो गया था, उसके बाद जो यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन और देश की जो नेता, देश की जो लीडरशिप है, उन्होंने जो दाम लिए हैं, जो कदम लिए हैं, उनकी वजह से कश्मीर का तो टूरिज्म में फिर से लोगों का भरोसा आया है। और यहाँ की जो टूरिज्म एक यहाँ की इकोनॉमी का एक मेन सुतून है। एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे जी, एक चीज समझना चाहेंगे, सिक्योरिटी को लेकर के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं और इस तरह की घटनाएं फिर ना हो, इसको लेकर के किस तरह से आप देख पा रहे हैं कि पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, कितनी अलर्ट हैं सिक्योरिटी एजेंसीज? देखिए, हाल ही दिनों में हमने देखा कि सिक्योरिटी के रिलेटेड जो हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें कड़ी से कड़ी उनको डायरेक्शंस दी गए हैं कि हर सिक्योरिटी, हर टूरिस्ट स्पॉट पे कड़ी से कड़ी सिक्योरिटी रखी जाए। पहलगाम में अगर जाएं तो वहाँ पे हर चप्पे पे सिक्योरिटी, चाहे जॉइंट पुलिस है, CRPF है, इंडियन आर्मी है, वो हर ऐसे जो इशू है उसको डील कर रही है कि फिर से कहीं ऐसा टेररिस्ट को ऐसा मौका ना मिले कि वो फिर से यहाँ पे जो अमन और शांति का माहौल फिर से बिगाड़े। श्रीनगर में डल लेक के करीब हम जाएंगे तो पूरा जो एरिया है उसको ड्रोन्स की वजह से भी सर्वेलेंस किया जा रहा है। उसी तरह पहलगाम के जो जहाँ श्रीनगर से लेके पहलगाम का जो रूट है उसको सेंसिटाइज किया जा रहा है। गुलमर्ग की जो रूट है या गुलमर्ग से ऊपर जो एरियाज हैं वहाँ पे पूरी तरह जो सिक्योरिटी की कड़ी जो बंदोबस्त किया गया है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की जो आला अधिकारी हैं, हाल ही दिनों में काफ़ी सारी बैठकें हुई है, जिसमें यह तय पाया है कि अब की बार कश्मीर में किसी भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी देश विरोधी बंदे को यहाँ का जो माहौल है
वो बिगाड़ा नहीं दिया जाएगा, क्योंकि टूरिज्म फिर से पिकअप हो रहा है कश्मीर में। ठीक है, ये हमने देखा कि एक बात और जानना चाहेंगे आपसे शब्बीर, अब जून में उसकी अमरनाथ यात्रा की भी शुरुआत होगी, किस तरह से उसकी तैयारियां, सिक्योरिटी वगैरह को लेकर के क्या इंतजामात हैं? जी बिल्कुल, उसमें जो दोनों ट्रैक्स है पहलगाम यात्रा के, एक तो पहलगाम से हैं, दूसरा सोनमार्ग से हैं, उन दोनों रूट्स को जो है सैनिटाइज किया गया है। वहाँ पे पूरी जो है सिक्योरिटी एजेंसी, सिक्योरिटी फोर्सेस, उन सारे एरियाज को सैनिटाइज करके और उनको पूरा वहाँ से जितने भी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स है वो वहाँ को इन प्लेस किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ पूरे कश्मीर, चाहे वो जम्मू से लेकर कश्मीर तक यात्रा का सफर है, उस पूरे ट्रैक को पूरी निगरानी में रखा जा रहा है। हाई एंड मशीनरी का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जहाँ ड्रोन्स का इस्तेमाल होना है वहाँ ड्रोन्स इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी के साथ साथ जो नाके, एडिशनल नाके लगाए जा रहे हैं चप्पे चप्पे पे। तो ओवरऑल जो है सिक्योरिटी का जो बंदोबस्त है पूरा है। और उसके साथ साथ लोगों को भरोसा दिया जा रहा है कि आप आइए, यहाँ पे कोई ऐसा इशू नहीं है, क्योंकि सिक्योरिटी और बाकी जो रिलेटेड मैटर्स है। बिल्कुल शब्बीर, तो हाई लेवल की जो सिक्योरिटी है उसने लोगों में विश्वास का भाव भरा है। पर्यटन निश्चित तौर पर वापस आया है। ये लोगों ने एक बार फिर अपना जज्बा दिखाया है कि वो कश्मीर जाएंगे, और कश्मीर लगातार वो लोग आ भी रहे हैं। और मुझे एक बात और भी याद आ रही है कि जो हमारी सरकार की तरफ से बार बार कही गई है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ऑन है, वो सिर्फ स्थगित किया गया है, बंद नहीं हुआ है। तो ये संकेत और ये संदेश सीमा पार भी है कि अगर कोई दुस्साहस किया तो उसका परिणाम जो है वो भयंकर भुगतना भी पड़ेगा। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए शब्बीर आपका। तो इस वक्त में बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।